तो जो क्लास 12 की केमिस्ट्री तो पढ़ते रहेंगे, लेकिन पहले सोल्यूशन पढ़ने से पहले नींबू पानी बनाना सीखते हैं, और वो भी अगर मैं बोलूं कंपटीशन के तौर पे। अब अगर आपको मैं बोलूं कि आपको नींबू पानी बनाना है और तुम तो उसको गर्मी में एकदम चिल्ड करके पीते हो, तो आप इसे अगर बनाने चले तो आप एक नॉर्मल ग्लास ऑफ वाटर में शुगर जल्दी डिसॉल्व कर पाओगे या एक चिल्ड ग्लास ऑफ वाटर के अंदर? सोचो। आप बोलोगे मैम गरम नॉर्मल पानी में शुगर जल्दी डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन हम तो एकदम चिल्ड पीते हैं। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे का जो साइंस है वो इस चैप्टर में आप समझ जाओगे, और साथ में सोल्यूशन चैप्टर की पूरी गुत्थी को आओ मिलके समझते हैं, और इस चैप्टर के सारे नंबर तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। तो आओ बच्चों, जैसे कि आपने सुना, इस चैप्टर के एक एक डाउट को इस वीडियो के बाद आप लोग क्लियर पा रहे होगे, और इसके बाद कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होगी जो आप लोग को देखने की जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर को समझने के लिए। तो आइए क्विकली पूरे चैप्टर को आपके दिमाग में फुल एंड फाइनल फिक्स कर देते हैं, ठीक है? तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, सॉल्यूशंस क्या होता है? तो सॉल्यूशंस एक मिक्सचर है जिसमें आपने एक सॉल्यूट लिया, एक सॉल्वेंट लिया। अब मिक्स करके जो आपने मिक्सचर बनाया वो यहाँ पे एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सो अगर मैं होमोजीनियस मिक्सचर की बात करूं तो एक होमोजीनियस मिक्सचर वो है जो हर जगह से यूनिफॉर्म है, ठीक है? यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है उसकी और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। मतलब कि अगर आपने एक ग्लास पानी में एक चम्मच चीनी डाली तो जो चीनी का टेस्ट है ऊपर भी वैसे ही है, बीच में भी वैसे ही है, नीचे भी वैसा ही है, हर जगह से वो आपका सेम पाया जाएगा। इसी मिक्सचर को सोल्यूशन के नाम से जानते हो। तो आपका जो सोल्यूशन है वो बनता है एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट से। सोल्यूट वो है जो कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट वो है जो ज्यादा मात्रा में होता है। अब अगर मैं इसको क्लासिफाई करने चली तो आपकी जो सोल्यूट या सॉल्वेंट है वो मैक्सिमम कितने फेज में एग्जिस्ट कर सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अगर मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो कितने टाइप के सोल्यूशंस निकल के आएंगे? 9 टाइप के सोल्यूशंस। तो आओ जल्दी से जानते हैं कि 9 टाइप के सोल्यूशन के क्या क्या एग्जांपल हैं, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। जैसे कि आपने देखा, सोल्यूशन बना है सोल्यूट और सॉल्वेंट से, तो सोल्यूट वही है जो कम मात्रा में प्रेजेंट है और सॉल्वेंट वही है जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। अब मात्रा आप ग्राम के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, एमएल के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, बट जो रेलेवेंट होगा वो होगा मोल्स। तो जिसके मोल्स कम होते हैं वो सोल्यूट होता है और जिसके मोल्स ज्यादा होते हैं वो आपका सॉल्वेंट होता है, ठीक है? ओके अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आपका निकल के आएगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन, जो कि अगेन हम 2 बेसिस पे कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की बच्चों बात करूं तो ये होंगे आपके बाइनरी सोल्यूशंस। आई वुड वांट आप इस वीडियो को यहाँ पे जरूर लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो सभी क्लास 12 के बच्चों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर का जो डाउट है उनके मन में नहीं रहना चाहिए, सोल्यूशन उन्हें डराना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही ईजी चैप्टर है। बस इसको आपको सही तरीके से समझने की जरूरत होती है, ठीक है? एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द वीडियो। अब बाइनरी सॉल्यूशंस ही आप केवल इस चैप्टर में पढ़ते हो। बाइनरी सॉल्यूशंस वो हैं जो कि 2 कंपोनेंट सॉल्यूशंस हैं, जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे मेरे पास एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, ठीक है? एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, ठीक है? सॉल्यूट वो है जो लेस अमाउंट में, सॉल्वेंट वो है जो ज्यादा अमाउंट में। ये तो रही पहली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब दूसरी बेसिस है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में मेरे पास 3 फिजिकल स्टेट्स हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मेरे पास हर एक फेस में मैं सॉलिड भी डाल सकती हूँ, मैं लिक्विड भी डाल सकती हूँ, मैं गैस भी डाल सकती हूँ। तो यहाँ से एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनेगा। तो जो अगर मैं गैसियस सोल्यूशन की बात करूँ कि अगर मेरा सॉल्वेंट गैस है, तो एग्जाम्पल्स आपको सबके याद होने चाहिए, और आई थिंक आपको याद भी होंगे। अगर मैं गैस को गैस में मिक्स करूँ तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आपका एयर, है ना? हवा में मल्टीपल गैसेस हैं, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस सोल्यूशन। अगर मैं लिक्विड इन गैस की बात करूं तो इमेजिन करो आपके पास गैस है, उसमें वाटर वेपर है, तो वाटर इज अ लिक्विड, गैस इज वेपर। तो वाटर वेपर क्या हो जाएगा? आपका लिक्विड इन गैस का एग्जांपल। अगर मैं बात करूं सॉलिड इन गैस की, तो एक सॉलिड होता है, अगर आपने पूजा करी हो, कभी हवन किया हो, तो वहां पे आप कैम्फर जलाते हो। कैम्फर होता है कपूर, कपूर सॉलिड होता है, वो सब्लाइम करता है। तो कैम्फर इज अ सॉलिड जिसको आप गैस में डिसॉल्व कर सकते हो। तो कैम्फर को आप किसी भी गैस में डाल दो। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, तो ये आपका सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल होगा। तो आई होप ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में यहाँ पे बैठ गए होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में लिक्विड सोल्यूशन है। अगर आप न्यूमेरिकल्स की बात करो तो केवल ये 3 टाइप के सोल्यूशन से ही न्यूमेरिकल आएगा। पहले तो इन तीनों का एग्जांपल जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करूं, इसका एग्जांपल क्या होगा? आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक में होती है CO2 गैस, है ना? तो CO2 गैस इन वाटर, ठीक है, राइट, या ऑक्सीजन इन वाटर। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है, कोल्ड ड्रिंक इसका एग्जांपल है। अगर मैं 2 लिक्विड्स की बात करूं तो आप कोई भी लिक्विड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एल्कोहल, इथेनॉल इन वाटर।
अगर मैं सॉलिड एंड लिक्विड की बात करूं, अब इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। आपने शुगर को डाला पानी में, सॉल्ट को डाला पानी में, तो अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल NaCl इन वाटर, तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? लिक्विड सॉल्यूशंस के, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड फेस में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगेन अगर मैं बात करूं आखिर में आपके सॉलिड सॉल्यूशंस की, ठीक है, तो ये भी मेरे पास 3 टाइप के। सबसे पहले गैस को सॉलिड पे डिसॉल्व करवाओ, यहाँ पे कैटलिस्ट याद रखना, जैसे हाइड्रोजन गैस को आप निकल पे डाल दो या प्लैटिनम पे डाल दो या पैलेडियम पे डाल दो। लिक्विड को सॉलिड में अगर मैं डालूं, इकलौता एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, कौन सा? मरकरी होता है। ठीक है, तो मरकरी को आप किसी भी मेटल, कॉपर के साथ, जिंक के साथ, इसको आप अमलगम के नाम से भी जानते हो, है ना। जब भी मरकरी का मिक्सचर बना रहे हो आप लोग, तो इसको अमलगम के नाम से भी जानते हो। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। और लास्ट में आएगा सॉलिड इन सॉलिड, जिनके एग्जांपल रहेंगे आपके अलॉयज। ठीक है, तो एग्जांपल से एक क्वेश्चन आएगा। आई होप यहां तक आप लोग को ये बात क्लियर है। अब बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक कंसंट्रेशन की ओर। तो मैम हमें डर लग रहा है, मैम कोई हमारी बात नहीं सुनता, मैम हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे अंदर के इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए तुम्हें बात करनी पड़ती है। ऐसे ही जब मैं सोल्यूशंस बना रही हूँ, मैं एक सल्यूट ले रही हूँ, एक सॉल्वेंट ले रही हूँ, लेकिन अब मैं कितना सल्यूट ले रही हूँ? मेरे पास एक बॉटल पानी है, इसमें मैंने 1 चम्मच डाला, 1 ग्राम डाला, 1 मोल डाला, 1 ml डाला, क्या डाला, कितना डाला और कैसे एक सोल्यूशन को बनाया, वो एक्सप्रेस करने के लिए जो तुम्हारे को टर्म चाहिए होती है उसको बोलते हो कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे तुम्हारे मल्टीपल फॉर्मुलेज है, लेकिन ये सारे फॉर्मुलेज आपको आने चाहिए ताकि आप लोग अपने सोल्यूशन को एक्सप्रेस कर सको अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्म में। तो आइए सभी के फॉर्मुलेज को गो थ्रू करते हैं। कंसंट्रेशन आपने थोड़ा समझा? आओ, तो यही बात है, अगर आप सोल्यूशंस को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एक टर्म जो हम यूज करते हैं वो होती है कंसंट्रेशन। और इसका बहुत ही सिंपल डेफिनेशन भी है, जैसा कि आपने देखा। कंसंट्रेशन बेसिकली क्या है? कंसंट्रेशन वो टर्म है जिसको हम बोल देते हैं, अगर मैं बताना चाहूं कि मैंने कितना सल्यूट कितने सॉल्वेंट में डाला, है ना, दोनों की मैं क्वांटिटी की बात करूं। सो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट फिक्स होना चाहिए ना, 1 लीटर में डाला, 2 लीटर में डाला। अब मैंने बोला मैंने 1 चम्मच चीनी पानी में डाली, कितने पानी में डाली मुझे नहीं पता ना, तो आपको नोन अमाउंट की बात करनी है, इतना सल्यूट इतने सॉल्वेंट में डाला। अब ये क्वांटिटी आप अलग अलग टर्म्स में कह सकते हो। आप इसको वेट के टर्म से बोल सकते हो, इतना ग्राम इतने ग्राम में डाला। वॉल्यूम के टर्म्स में भी कह सकते हो, ml में डाला। मोल्स के टर्म में भी कह सकते हो, इतने मोल्स में डाले। तो टर्म्स कुड बी मेनी, बट द थिंग इज कि सब में आप एक नोन क्वांटिटी की बात करोगे। तो टर्म्स क्योंकि बहुत सारी हो सकती है, तो इसीलिए कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की काफी सारी टर्म्स होती है। तो आपको एटलीस्ट सबके एग्जाम्पल, सबका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। तो मैम जैसे मेनली मेरे पास मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, इनके फॉर्मूलेज आपको क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मास परसेंटेज बेसिकली क्या कहता है कि तुमने 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना सल्यूट डाला, है ना। तो अगर मैं बोलूं इट इज वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 60% W बाय W, वेट बाय वेट सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि 60 ग्राम सल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में है, इसका मतलब ये है। अच्छा, यहां से आप लोग सॉल्वेंट का वेट भी निकाल सकते हो। तो सॉल्वेंट कितना होगा? 100 माइनस 60 विच इज 40 ग्राम्स। तो ये डेटा आपको यहां से निकल के आ जाएगा, बट वेट के टर्म्स में, क्योंकि ये मास परसेंटेज है। सिमिलरली आप वॉल्यूम के टर्म्स भी निकाल सकते हो। वॉल्यूम के टर्म्स में आप दोनों को वॉल्यूम के केस में ले रहे होगे। तो अगर मैं बोलूं वॉल्यूम परसेंटेज इज वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन into 100। सो अगर मैंने बोला मेरे पास 70% V बाई V सोल्यूशन है, इसका मतलब 70 ml सल्यूट कितने सोल्यूशन में है? 100 ml सोल्यूशन में है। और सॉल्वेंट कितना है? माइनस करेंगे तो 30 ml आपका सॉल्वेंट है। तो यहां पे मुझे तीनों वॉल्यूम्स मिली, वॉल्यूम परसेंटेज में मुझे तीनों की वॉल्यूम्स मिली, मास परसेंटेज में मुझे तीनों का मास मिला। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो बनेगी मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अगर मेरे पास 60% W बाय V सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा कि 60 ग्राम सल्यूट 100 ml ऑफ सोल्यूशन में है। बस ये दो डेटा यहां से आपको मिलेंगे अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं। अब
कौन कौन सी टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जहां जहां भी आपका वॉल्यूम इन्वॉल्व है वो सारी टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर मैं मास परसेंटेज की बात करूं तो आप बोलोगे ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। अगर मैं वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूं तो आप बोलोगे यस मैम ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है। मास बाय वॉल्यूम भी आप बोलोगे मैम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी वॉल्यूम है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिक्रीज होगी। ठीक है, इसी के साथ आएगा मोल फ्रैक्शन। आई थिंक ये सबको क्लियर भी है। मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो, है ना। अगर एक चीज आपके पास ए है और एक चीज बी है, तो अगर मैं ए की मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स दोनों को मिला के हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, बहुत सारे हैं, बट आप यूज करते हो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नीचे भी ये हो जाएगा गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, इधर भी हो जाएगा गिवन मास ऑफ बी बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। ठीक है, अब दोनों साइड मोल्स है तो इसकी यूनिट भी नहीं है। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होगी। ऑल्सो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, तो अगर एक की मोल फ्रैक्शन तुम्हें पता है तो दूसरे को 1 में से माइनस कर दो। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.4 तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितनी हो जाएगी, 0.6। इट इज अ यूनिटलेस, है ना, यूनिटलेस टर्म, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कहीं पर भी आपके ऊपर भी मोल्स है और नीचे भी मोल्स है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है मोलारिटी, है ना। कैपिटल एम से शो करते हो, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। अगर मैं सल्यूट को बी से शो कर रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम। अगर ml में लोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स इज मोल्स, नीचे लीटर है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मैम वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगी, है ना। मैम टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम और मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मोलारिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, डन है, ऑलराइट है। अच्छा, अगर मैं मोलालिटी की बात करूं तो उसे आप स्मॉल m से शो करोगे। मोलालिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ए सॉल्वेंट है तो इट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सोल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो यहाँ पे NB क्या हो जाएगा, WB बाय MB। ठीक है, वेट A अगर मैंने ग्राम में लिया तो ऊपर 1000 से, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल केजी इनवर्स। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है मैम, वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर आपका इंडिपेंडेंट है। देखिए, अगर मैं चीजों को कॉम्प्लेक्स करूं तो मेरे लिए चैप्टर बहुत टफ है। अक्सर मैंने देखा बच्चे 12th में बहुत स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनको लग रहा है ये चैप्टर बहुत टफ है। लेकिन अगर आपसे सिंप्लीफाई करते हुए समझते चलो, है ना, छोटी छोटी बातों को क्लियर करते चलो, ये चैप्टर बहुत ईजी है, राइट, और सबसे इंटरेस्टिंग भी है। सो इट्स जस्ट दैट थ्योरी गो थ्रू करना है, फॉर्मुलेस को नोट डाउन करना है एंड देन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बहुत इजीली कर पाओगे। डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, बट इट इज इजी इफ यू आइडेंटिफाई द फॉर्मूला। ठीक है, तो इसीलिए पहले तो सारे फॉर्मूले एक जगह लिखने हैं और सारे कंसेप्ट्स को इस वीडियो के थ्रू समझ लेना है। ठीक है, ऑल्सो मैं ये भी बोलना चाहूंगी, जितने भी बच्चे यहाँ पे मेरे साथ पूरी बैच में पढ़ना चाहते हैं, पूरी कंप्लीट क्लास 12th और CUT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो लोग मेरे साथ महापाक ज्वाइन कर सकते हैं CUT का, जो कि आपको अड्डा 247 के वेबसाइट या ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाओगे, ऑल कोर्सेज में जाइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको शिफ्ट करिएगा और यहाँ पे आप लोग UG एंट्रेंस, है ना, यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे, एक सेकेंड, UG एंट्रेंस में CUT का साइंस या महापैक में चले जाइएगा। ठीक है, महापैक इज समथिंग जिसमें आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग व्यू ऑल पे जाइएगा, तो जो हमारा अपकमिंग बैच है दैट इज CUT का महापैक, ये आप लोगों को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेरे सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा और आप मेरे साथ पूरी क्लास 12th और CUT की प्रिपरेशन एक साथ कर पाओगे। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए जस्ट यूज द कोड WIFI13। ठीक है, सो इस ट्राइस में आपको सभी सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, लैंग्वेज और GATB, और सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस, ई बुक्स, क्रैश कोर्सेज, सब कुछ वन टाइम एक्सेस सभी चीजों का मिलेगा। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ प्रॉपर्ली पढ़ना चाहते हैं, दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी, यू कैन जॉइन इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मुझे सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स क्लियर हो गई। अब आ जाता है अगला टॉपिक विच इज सॉल्युबिलिटी।
तो मैम ये तो समझ लिया कि कितने ml को कितने ml में डाल के मैं सोल्यूशन बना देती हूँ, लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरे पास इसी बॉटल में मैं कितना मैक्सिमम चीनी डिसॉल्व कर सकती हूँ, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच, 20 चम्मच, और हो सकता है 20 चम्मच के बाद मैं इसमें और चीनी डिसॉल्व नहीं कर सकती, तो इस 20 चम्मच चीनी पे जो कंसंट्रेशन निकल के आती है उसको बोलते हो सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी से आता है एक क्वेश्चन, तो सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट और कैसे वेरी करेगी, आओ इसको सीखते हैं, क्योंकि यहां से भी आप लोगों का एक क्वेश्चन कंफर्म पेपर में पूछता है। तो चलो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी समझते हैं। एक सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, मतलब एक लिक्विड में तुमने सॉलिड डाला तो सॉल्युबिलिटी कैसे वेरी करेगी। मेन दो फैक्टर्स होंगे, एक होगा टेम्परेचर, एक होगा प्रेशर। अब शिकंजी की कहानी याद है जो मैंने शुरुआत में बताई थी, तो तुम शिकंजी की कहानी इमेजिन करो। शिकंजी में तुमने शुगर को पानी में डिसॉल्व करना था, जो सॉलिड इन लिक्विड। अब मैंने तुमको बोला था कि तुम गर्म पानी में जल्दी डिसॉल्व करोगे या ठंडे में, तो तुमने जवाब दिया था गर्म पानी में। तो गर्म पानी का मतलब टेम्परेचर ज्यादा, तो टेम्परेचर ज्यादा करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ी, किसकी, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की। अगर तुम किसी चीज को गर्म कर रहे हो, हीट देते हो, ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां से स्टेटमेंट आता है कि किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, डिसोल्यूशन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ेगी। और अगर मैं एक्सोथर्मिक की बात करूं तो उल्टा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी आप लोग की घटेगी। तो क्लियरली आपके दिमाग में एग्जांपल याद रखना है, एक गर्म पानी में चीनी जल्दी डिसॉल्व होती है और ठंडे पानी में चीनी कम डिसॉल्व होती है। और अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो याद रखना, प्रेशर का सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे कोई असर नहीं होता। क्यों मैम, क्योंकि सॉलिड्स बेटा रिजिड होते हैं, इनकंप्रेसिबल होते हैं, तुम उस पे कितना ही प्रेशर लगा लो वो कभी भी लिक्विफाई नहीं होंगे, तो प्रेशर का कोई भी असर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। चलिए तो गैसेज इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी समझने के लिए एक और स्टोरी समझते हैं, कोल्ड ड्रिंक की। आई होप कोल्ड ड्रिंक सभी लोगों ने पी है, और कोल्ड ड्रिंक में होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कोल्ड ड्रिंक कैसे पीते हो तुम, नाम में ही लिखा है कोल्ड, मतलब कोल्ड करके तुम कोल्ड ड्रिंक को पीते हो। तो कोल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम। तो जब भी तुम कोल्ड ड्रिंक ठंडी चिल्ड पीते हो तो उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा डिसॉल्व होती है। तो यहां से रिलेशनशिप क्या आएगी कि टेम्परेचर कम करने से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक कभी भी भूलोगे नहीं, तो ये ट्रेंड भी कभी नहीं भूलोगे। और कोल्ड ड्रिंक से ही प्रेशर का ट्रेंड भी आएगा। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आई थिंक सबने खोली होगी, मतलब खुलती नहीं है, और खुलती है तो एकदम खच करके आवाज आती है। सो प्रेशर बहुत हाई होता है, तो प्रेशर बढ़ाने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। क्यों मैम, क्योंकि जितना प्रेशर लगाओगे गैसेस लिक्विफाई होती है, और लिक्विफाई होगी तो डिसॉल्व होगी। तो सिंपली क्या याद रखोगे, कोल्ड ड्रिंक से मैम टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा, तो गैसेस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और यहीं से कंसेप्ट निकल के आएगा हेनरी लॉ। अभी तुमने देखा कि सॉल्युबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ट्रिकी है, बट दोनों में डिफरेंस है। सॉल्युबिलिटी में मैंने बात करी कि मैंने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व किया। आओ समझते हैं ये जो सॉल्युबिलिटी है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए कैसे वेरी करेगी। सबसे पहली बात बस इसका ध्यान रखना कि सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करें, जैसे कि अभी आपने देखा भी, जो कि आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए चाहिए। अगर मैंने एक सर्टेन टेम्परेचर या प्रेशर पे मैं और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकती, उस पॉइंट पे जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है उसे ही आप सॉल्युबिलिटी बोलोगे। ठीक है, आओ वेरिएशन समझते हैं ताकि तुम्हारे को क्लियर हो जाए कि ये जो सॉल्युबिलिटी है ये आपकी कैसे वेरी करेगी। अच्छा, तो देख के आ चुके हो सॉल्युबिलिटी। यहां पे लेट्स समराइज, डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। दोनों लाइक डिसॉल्व्स लाइक है, दोनों सेम होंगे तो डिसॉल्व करेगा। पोलर चीज पोलर में, नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में, और मेनली प्रेशर और टेम्परेचर पे। ठीक है, ऑल्सो आपने देखा कि सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड की दो चीजों पे मेनली डिपेंडेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर पे। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो अभी हमने बोला कि अगर डिसॉल्व करने का प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक जिसमें आप हीट देते हो, गर्म कर रहे हो, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ी, जिसका हमने एग्जांपल आपने देखा, गर्म पानी में चीनी डिसॉल्व जल्दी होती है। और अगर उल्टा मैं एक्सोथर्मिक बोलूं, अगर मेरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी, इनवर्स हो जाएगा। बस आप याद रखना, पहले वाला तो दूसरा उसका ऑपोजिट है। ऑल्सो आपने देखा प्रेशर का कोई असर नहीं होता, क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं वो आपके रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल, तो चाहे तुम उसमें कितना ही प्रेशर लगा लो वो कभी भी लिक्विफाई नहीं होगा। आपने ये भी देखा कि गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी हम लोग उल्टा बोलते हैं, गैस इज लाइक कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक आप ठंडी पीते हो तो कम टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, या फिर आप उल्टा लिख सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम है। तो मतलब दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। और प्रेशर के लिए हमने बोला कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को हाई प्रेशर पे सील करते हो तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, और इसी का नाम मैंने क्या बोला, हेनरीज लॉ। तो आओ समझते हैं हेनरी लॉ को।
ओके, सो लेट्स ब्रेक डाउन द वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ दिस चैप्टर विच इज हेनरी लॉ। अब आपको न्यूमेरिकल्स जब बनेंगे तो केवल लिक्विड सोल्यूशन से बनेंगे, ठीक है। तो वहां पे आप लोग को एक चीज देखनी है कि मेरे पास अगर लिक्विड सोल्यूशन है तो वो 3 कैटेगरी में हो सकता है ना। या तो वो आप लोगों का पहला टाइप बनेगा गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। या फिर वो आपका बनेगा सेकेंड टाइप का सोल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहेगा बट सल्यूट चेंज होगा, और यहां से आप अपने न्यूमेरिकल्स आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो अगर गैस इन लिक्विड का क्वेश्चन है तो हमेशा हेनरी लॉ से सॉल्व होगा, जो हम अभी पढ़ेंगे। अगर लिक्विड इन लिक्विड का है तो रॉल्ट लॉ से बनेगा, और अगर सॉलिड इन लिक्विड का है तो हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बनेगा। तो यहां से आपका ये चैप्टर क्वाइट इजी हो जाएगा, बस फॉर्मूला यहां पे रिकॉल करना पड़ेगा। तो हेनरी लॉ की बात करी तो आइए उसको सबसे इजी तरीके से समझते हैं। हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाने पे। अब हेनरी लॉ में हम बात करते हैं गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। तो जब तुम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो लिक्विड में वो कुछ सॉल्युबल होगी और उसकी सॉल्युबिलिटी को तुम मोल फ्रैक्शन से शो करते हो। लेकिन गैस क्योंकि वॉलेटाइल होगी तो वेपर फेस में भी होगी। अब वेपर फेस में वो एक प्रेशर लगाएगी, तो जितना ज्यादा वो प्रेशर सरफेस पे लगाएगी उतना ज्यादा वो अंदर सॉल्युबल होगी, और इसे ही हेनरी लॉ कहते हैं, जहां पे फॉर्मूला आता है कि pressure of the gas in the vapor phase is directly proportional to the solubility of the gas in the liquid phase। तो फॉर्मूला आएगा Pa equals to KH से, जहां पे KH क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट। तो सबसे पहले अगर मैं गैस इन लिक्विड की बात करूं तो जैसा कि आपने देखा अभी कि जब भी आप एक गैस को एक लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड में आपने गैस डाला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स डाले, तो गैस क्योंकि वॉलेटाइल है तो कुछ ना कुछ वेपर फेज में भी होगा। तो उन्होंने सिंपली बोला कि जो गैस यहाँ डिसॉल्व हुई है दैट इज XB, और अगर मैं बोलूं इसका जो प्रेशर है वो फॉर एग्जांपल PB है, ठीक है। तो ये जो गैस यहाँ पे प्रेशर मार रही है सरफेस पे, है ना, जितना ये ऊपर से प्रेशर मारेगी उतना ही ये गैस अंदर डिसॉल्व होती चली जाएगी और उतना ही उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर मैंने B एज अ गैस लिया है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ये कहाँ पे हो रहा है, ये वेपर फेस में है ऊपर, और ये कहाँ पे लिक्विड फेस में है। तो यहाँ से आपका जो है हेनरी कांस्टेंट आता है विच इज KHXB, ठीक है। तो ये आपकी हेनरी लॉ का फॉर्मूला और हेनरी लॉ का कंसेप्ट निकल के आता है। तो जब भी आपको हेनरी लॉ में बोलेगा तो वो गैस एंड लिक्विड की बात करेगा, गैस के प्रेशर की बात करेगा, जितना गैस प्रेशर लगा रही है सरफेस पे उतना ही गैस अंदर डिसॉल्व हो रही है, राइट। सो द लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure present above the surface of the liquid solution। यहां से आपको हेनरी कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा। देखिए हेनरी कांस्टेंट जो KH है वो पहली चीज तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा हेनरी कांस्टेंट बढ़ता है, ठीक है, अगर गैस आपकी टेम्परेचर चेंज कर रही है। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, अगर PB इक्वल्स टू KHXB था तो यहां से KH किसके बराबर हो जाएगा, PB बाय XB के। तो यानी कि KH विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू XB, यानी कि सॉल्युबिलिटी, अगर KH को आपको बड़ा करना है तो आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस लेस रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगेन सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ेगी तो KH आपका घटेगा, और अगर सॉल्युबिलिटी घटेगी तो KH बढ़ेगा। यहां से बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको वेरियस गैसेस के बारे में भी दिखाया गया है। देखो हर गैस का आपको यहाँ पे KH दे देता है, तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी डिसाइड करनी है, अगर मैं इनमें से बोलूं तो मैक्सिमम सॉल्युबल कौन सा होगा, आपकी पहली गैस विच इज हीलियम, क्योंकि इसका KH क्या है, मैक्सिमम है। मिनिमम सॉल्युबल कौन सी होगी, आपकी फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि इसका KH क्या है, आपका सबसे ज्यादा कम है, तो ये मैक्सिमम सॉल्युबल रहेगी। तो आपको KH का ऑर्डर देके सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आओ एप्लीकेशन से एक बार गौर से देख लो, क्योंकि एप्लीकेशन से बेटा यहां से क्वेश्चन आते हैं, और ये देखने के बाद एप्लीकेशंस आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हेनरी लॉ समझ में आ गया। आओ इसके एप्लीकेशंस और समझते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला तो तुमने अभी देख ही लिया, वो है कोल्ड ड्रिंक का। कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स होती है उनको हाई प्रेशर पर सील कर देते हैं, है ना, तभी कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आपसे खुलता नहीं है, क्योंकि वो हाई प्रेशर पे सील होता है। क्यों होता है, ताकि जितना प्रेशर होगा उतना ज्यादा CO2 उसमें डिसॉल्व होगी और उतना ही बेहतरीन तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक टेस्ट करेगी। तो यहाँ से पहला एप्लीकेशन आ जाता है कि कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स को हाई प्रेशर पे सील करते हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 गैस इसमें डिसॉल्व कर सके। अब दूसरा,
स्कूबा डाइवर्स अंडर वाटर कभी गए हो? जैसे जैसे तुम अंडर वाटर जाते हो प्रेशर बढ़ता चला जाता है। अब जब प्रेशर बढ़ता है तो अंडर वाटर में जो स्कूबा डाइवर है उसके ब्लड में गैसेस का सॉलिबिलिटी बढ़ने लगता है, और जिसमें नाइट्रोजन गैस जो कि सबसे ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन गैस उसके ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है। अब जब वो वापस सरफेस पे आएगा तो ये प्रेशर ड्रॉप करेगा, तो जब ये सरफेस पे आएगा प्रेशर ड्रॉप करेगा तो जो गैस डिसॉल्व हुई थी वो भी बाहर निकलेगी, तो ये नाइट्रोजन गैस ब्लड से बाहर निकलती है, और जब ये ब्लड से बाहर निकलती है तो ये आपकी ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती है, और इससे एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है जो क्रिएट हो जाती है, जिसको आप बोलते हो बेड्स। तो पूछते हैं कौन सी प्रॉब्लम है? बेड्स। क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, और इसको अवॉइड करने के लिए स्कूबा डाइवर के टैंक्स में एक गैस को डाला जाता है और उसको बोलते हो हीलियम। अब हीलियम को क्यों डालते हैं? क्योंकि हीलियम गैस का हेनरी कांस्टेंट मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम होती है, और जो स्कूबा डाइवर्स है वो इस पेनफुल कंडीशन से बच सकते हैं। और आखिरी एप्लीकेशन पहाड़ों पे चलने का। तो पहाड़ों पे तो तुम गए होगे, पहाड़ों पे जब तुम जाते हो तो प्रेशर क्या होता है? कम। अंडर वाटर ज्यादा होता है, पहाड़ों पे कम होता है, और जिसकी वजह से अब आपकी ब्लड में गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है, विच इज ऑक्सीजन गैस ब्लड में कम होने लगता है, जिसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसका नाम है एनॉक्सिया, जिसमें आप सोच नहीं पाते। अब ऑब्वियसली जब ब्लड में ऑक्सीजन कम होने लगेगा तो आपका दिमाग अच्छे से फंक्शन नहीं करता। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका रीजन क्या है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहाड़ों पे प्रेशर कम हुआ तो ब्लड में ऑक्सीजन कम हुई, और जिससे एनॉक्सिया नाम का कंडीशन हुआ। तो ये तीनों एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप ये तीनों एप्लीकेशन आपने एकदम विजुअलाइज कर लिए और दिमाग में ये तीनों कांसेप्ट्स आपके बैठ गए। तो आपने देखा, अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को समराइज करूं तो पहला एप्लीकेशन आपने देखा कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स को हाई प्रेशर पे सील करते हो, क्यों? ताकि उसमें मैक्सिमम CO2 गैस डिसॉल्व हो सके, है ना, ताकि उसमें मैक्सिमम CO2 गैस डिसॉल्व हो सके। अगेन दूसरा हेनरी लॉ के दूसरा एप्लीकेशन स्कूबा डाइवर का था, जो आपने अभी देखा। स्कूबा डाइवर्स अंडर वाटर जाते हैं, वहां पे प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से नाइट्रोजन गैस उनके ब्लड में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक मेडिकल कंडीशन होती है उनको बेंड्स। ठीक है, अब इस बेंड्स को अवॉइड करने के लिए उनके टैंक में हीलियम गैस को डालते हैं। क्यों? क्योंकि इसका KH मैक्सिमम है तो इसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम है, तो यहाँ पे हीलियम गैस को डाला जाता है इनकी इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए। और ये कंडीशन भी क्यों हुई? क्योंकि अंडर वाटर प्रेशर ज्यादा हुआ तो गैस की सॉल्युबिलिटी इनके ब्लड में ज्यादा हुई। कौन सी गैस की? नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस की वजह से बेंड्स नाम का कंडीशन इनको होता है। और आखिरी एप्लीकेशन भी आपने देखा, वो था माउंटेन क्लाइंबर्स का। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होता है तो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से उनको एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसको आप एनॉक्सिया बोलते हो, जिसकी वजह से वो सोच समझ नहीं पाते। तो तीनों एप्लीकेशन से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप आपको तीनों एप्लीकेशन दिमाग में बैठ गए हैं। तीनों ही एप्लीकेशन आपके हेनरी लॉ को जस्टिफाई करते हैं। अब हेनरी लॉ समझ में आ गया, तो आओ समझते हैं सेकेंड टाइप के सोल्यूशन को, विच इज योर रॉल्ट लॉ, जो कि किसके लिए एप्लीकेबल है? लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए। गौर से सुनिएगा। तो गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने की कहानी तो समझ चुके हैं, अब लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। तो जब आप दो लिक्विड्स को डिसॉल्व करते हो, एक लिक्विड A और एक लिक्विड B, और दोनों को मिक्स करके बनाए तुमने एक सोल्यूशन A+B, तो आपसे पूछेगा इस सोल्यूशन में जो प्रेशर है वो कितना होगा। तो सोल्यूशन का प्रेशर है वो एक फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो लिक्विड A है इसका जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है उसको आप P0A बोलते हो, क्योंकि वो प्योर A लिक्विड का वेपर प्रेशर है। जो B लिक्विड का वेपर प्रेशर है उसे P0B बोलते हो, क्योंकि वो प्योर B का वेपर प्रेशर है। और जब तुमने सोल्यूशन बनाया तो इसमें A और B दोनों मिक्स हुए, तो A का जो वेपर प्रेशर है वो PA है, B का जो वेपर प्रेशर है वो PB है, और दोनों को मिक्स करके जो तुम्हारा फाइनल वेपर प्रेशर आता है सोल्यूशन का वो होता है PT, जो कि डेल्टन लॉ कहता है कि किसी भी मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल गैसेस के वेपर प्रेशर के बराबर है। तो सोल्यूशन में कौन सी दो गैस है? A और B। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर है? इन दोनों के सम के बराबर। तो यहां से आपका एक्सप्रेशन आएगा कि PT व्हिच इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB। आइए इस फॉर्मूले को डिराइव करें। तो देखा आपने, तो अगर मैं रॉल्ट लॉ को यहाँ पे न्यूमेरिकली आप लोग को समझाऊं, तो रॉल्ट लॉ में आप दो लिक्विड्स ले रहे हो A और B। ठीक है, A लिक्विड प्योर लिक्विड है और लिक्विड्स वॉलेटाइल होते हैं तो वो भी वेपर फेज में होंगे। ठीक है, B लिक्विड भी प्योर लिक्विड है तो ये भी आपका कुछ ना कुछ वेपर फेज में होगा। और अब तुमने दोनों को मिक्स करके A+B बनाया तो दोनों के मॉलिक्यूल्स बोथ लिक्विड और वेपर फेज में होंगे। ठीक है, अब क्योंकि A यहां पे प्योर था तो इसका प्रेशर P0A है, B यहां पे प्योर है इसका प्रेशर P0B है, और यहां पे मिक्स है तो A का प्रेशर PA है और B का प्रेशर PB है। ऐसी A की सॉल्युबिलिटी लिक्विड फेज में XA है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो XB है।
अच्छा याद रखना यहाँ पे B मेरा सल्यूट है और सल्यूट में P नॉट B जो है वो मेरा ग्रेटर देन है P नॉट A। तो अगर आपको दो लिक्विड्स दे रहा है जिसका प्रेशर ज्यादा है वो सल्यूट है, क्योंकि सल्यूट आपका मोर वॉलेटाइल होता है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से ना इन कंपोनेंट्स का प्रेशर निकालना है, मुझे पीए प्रेशर निकालना है विच इज द प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द मिक्सचर। अब ये आपको हेनरी लॉ ने बोला भी था कि किसी भी गैस का प्रेशर उसकी सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं KH यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो कॉन्स्टेंट गैसेस के लिए था, तो मैं यहाँ पे इसका कॉन्स्टेंट यूज करूंगी P नॉट A, क्योंकि इसका जो प्रेशर है वो तो कॉन्स्टेंट है P नॉट A। ऐसे ही मैं बोलूंगी PB के लिए, तो PB भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB होगा, तो ये भी PB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P नॉट B XB। ठीक है, तो मुझे यहां से दो फॉर्मूले मिले। पहला फॉर्मूला दैट इज द प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द वेपर लिक्विड फेज। ठीक है, प्रेशर ऑफ द सल्यूट इन द वेपर फेज, मतलब यहाँ पे जो PA PB है मिक्सचर में, इन दोनों का प्रेशर मिल गया। अब अगर मैं इस पूरे मिक्सचर के प्रेशर की बात करूं PT, तो PT किसके बराबर है PA प्लस PB के, जो कि आपने देखा डेल्टन लॉ कहता है। और यहाँ पे मुझे दोनों का एक्सप्रेशन दिया है P नॉट A XA है ये और P नॉट B XB है ये। अगर मैं XA को 1 माइनस XB लिख दूं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो ये पूरा फॉर्मूला मेरा XB की टर्म में आ जाएगा विच वुड बी इक्वल टू P नॉट A। अगर आपने कॉमन लिया तो P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू XB। तो मुझे यहां से वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी निकल कर आ जाएगा। तो मुझे ये तीनों फॉर्मूलेस इसके लिए क्लियर होने चाहिए। तो रॉल्ट लॉ भी वही बोल रहा है जो हेनरी लॉ ने बोला, बट ये लिक्विड सोल्यूशन के लिए। इसने बोला कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इन द वेपर फेज, सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज इन द लिक्विड फेज। तो यहां से अगर मेरे पास मिक्सचर था A और B का, तो मिक्सचर का जो प्रेशर है उसको मैंने PT बोला, A मेरा सॉल्वेंट था, इसका जो वेपर प्रेशर है उसे मैंने PA बोला, और जो B है वो मेरा सल्यूट था, इसका जो वेपर प्रेशर है उसे मैंने PB बोला। ठीक है, तो अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की बात करूं, लिक्विड में सॉल्वेंट की बात करूं PA की, तो वो होगा P नॉट AX से। अगर मैं बात करूं वेपर प्रेशर ऑफ द सल्यूट इन द मिक्सचर, वो होगा, उसको आप PB बोलोगे विच इज P नॉट B XB। और अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर की बात करूं PT, तो वो होगा P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू XB। ठीक है, तो मुझे तीनों फॉर्मुलेस की एक एक टर्म क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहां से न्यूमेरिकल आएगा वो आपको सारी वैल्यूज देगा, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ठीक है, तो एक बार सारे फॉर्मुलेस को समराइज करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये मिक्सचर था, मिक्सचर में मेरे पास A और B दोनों है। ठीक है, राइट है। अब मैं पहले टर्म्स बताती हूँ कौन कौन सी टर्म्स है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला कि यहाँ पे जो मिक्सचर में सॉल्वेंट है वो PA है, मिक्सचर में जो आपका सल्यूट है वो PB है, इसकी सॉल्युबिलिटी XA है और इसकी सॉल्युबिलिटी XB है। इन दोनों का जो प्रेशर है वो PT है। और एक और बात, यहां पे अगर मैं बोलूं आपका जो लिक्विड फेस में कॉम्पोजिशन है वो XA XB होगी, लेकिन ऊपर भी तो दोनों है ना वेपर फेस में, तो इसमें भी तो कॉम्पोजिशन होगी कि थोड़ा बहुत A होगा थोड़ा बहुत B होगा। तो वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो यहाँ पे एक अलग मोल फ्रैक्शन यूज करोगे YA और YB। तो यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन से कॉम्पोजिशन है, यहाँ पर भी, यहाँ को मैंने XA XB से शो किया, यहाँ को मैंने YA YB से। अब मुझे सारी चीजें अगर निकालनी है तो कौन कौन से फॉर्मुलेज यूज करूंगी। सबसे पहला फॉर्मूला PA का P नॉट A XA, दूसरा फॉर्मूला PB का P नॉट B XB, मल्टीप्लाई कर दोगे P नॉट B को XB से। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला PT का P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A XB। अगेन वेपर फेज में अगर निकाले कॉम्पोजिशन तो फॉर्मूला यूज करोगे PA इक्वल्स टू PT YA। ये PA ये PT डिवाइड कर दोगे तो YA आ जाएगा, और YA को 1 में से माइनस करोगे तो YB। इंडिविजुअली निकालना चाहते हो तो PB इक्वल्स टू PT YB। So we have 5 formulas that we need to remember. ठीक है, अगर मैं बोलूं दोबारा से, PA is the vapor pressure of solvent in mixture, P naught A is the vapor pressure of pure solvent. ठीक है, PB is the vapor pressure of solute in mixture, P नॉट B is the vapor pressure of pure solute जिसमें तुमने मिक्स नहीं करा कुछ भी। ठीक है,
XA और XB is the composition in liquid phase. PT is the vapor pressure of mixture, है ना. YA and YB is the composition in vapor phase. तो अगर कॉम्पोजिशन इन वेपर फेस निकल पाएगा तो YA YB निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकालेगा तो PT निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट निकलवाएगा तो PA निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट निकाल पाएगा तो PB निकालना है. तो मेनली इस लॉ से आप पूरे मिक्सचर का वेपर प्रेशर आइडेंटिफाई करते हो. और अगर आपके पास दो ऐसे लिक्विड्स है जिनको आपने मिक्स किया, ठीक है, और अगर आपने रॉल्ट लॉ से फॉर्मूले से कैलकुलेट किया कि पीटी कितना आना चाहिए और अगर उतना ही पीटी निकल के आया तो उसे आप बोलोगे आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन समझते हैं बहुत ही क्रिस्प तरीके से, राइट. सो अगर मैं यहाँ पे बोलूं, मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास रॉल्ट लॉ था, रॉल्ट लॉ ने पीटी का वैल्यू दिया फॉर एग्जाम्पल 100. तो अगर आपने दो लिक्विड्स को मिक्स करा ए और बी और आपने ऑब्जर्व किया कि यार इनका जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो 100 ही आ रहा है, जस्ट इन केस अगर ऐसा है तो इन दोनों लिक्विड के मिक्सचर को आप एक आइडियल सॉल्यूशन का नाम दोगे कि इसने उतना ही प्रेशर निकाला जितना रॉल्ट लॉ ने बोला. मतलब जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो रॉल्ट लॉ को हमेशा फॉलो कर रहे होते हैं. ठीक है. ऑल्सो एक और बात, जो भी आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बराबर होता है स्ट्रेंथ में इंडिविजुअल सल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के. ठीक है. ऑल्सो इसका इंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज 0 होता है, बट ये हमेशा तो सच नहीं होता, राइट. सिमिलर लुकिंग टाइप सॉल्यूशंस आपके आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं ये सवाल है, क्योंकि एक्चुअल में तो ऐसा हो नहीं पाता कि यार जो रॉल्ट लॉ ने बोला उतना ही फॉर्मूला निकल के आए. तो यहाँ पे कंसेप्ट आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का. एक बार समझो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बनते कैसे हैं. बिफोर वी डिस्कवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, एक छोटी सी बात बस समझ लेना. पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन बेसिकली बेस्ड है कि आपने जो दो लिक्विड्स डिसॉल्व करे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है. अगर ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो ये टूट जाएगा तो वेपर फेज में मॉलिक्यूल चला जाएगा अलग अलग होके, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा. यहाँ पे हमेशा होगा पॉजिटिव डेविएशन. अगर ए और बी जो तुमने बनाए वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये नहीं टूटेंगे, और अगर ये नहीं टूटेंगे तो ये वेपर फेज में नहीं जाएंगे, और वेपर फेज में नहीं जाएंगे तो वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा. इस केस में होगा नेगेटिव डेविएशन. तो पॉजिटिव डेविएशन का रूट कॉज है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी, और नेगेटिव डेविएशन का रूट कॉज है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी. आओ दोनों डेविएशन को डिटेल में समझें. तो आपने देखा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बन रहे हैं बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जो तुमने दो लिक्विड्स को मिक्स करके बनाई. ठीक है. यहाँ पे दो केसेस थे कि मैम अगर पीटी 100 रॉल्ट लॉ ने दिया है ना, अगर 100 ही आया तो आइडियल है, लेकिन दूसरा केस मैम 100 से ज्यादा वेपर प्रेशर आ जाए तो उसको आपने बोला पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ, और अगर मैम 100 से कम वेपर प्रेशर आ जाए तो उसको आपने बोला नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ. अब इसका बेसिस भी मैंने क्या दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर मैम ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक बनी तो ये टूट जाएंगी, और टूट के है ना, अगर आपके जो आपने ए बी बनाया अगर ये वीक बना तो टूट जाएगा, टूट के ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाएगा तो वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा जिसकी वजह से पॉजिटिव डेविएशन होगा. लेकिन अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बनी तो ये टूटेगा नहीं तो वेपर फेज में जाएगा नहीं, और वेपर फेज में जाएगा नहीं तो वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली कम हो जाएगा. तो मेरे पास दो डेविएशन रहेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन. तो मैं सिंपली बोलूंगी पॉजिटिव डेविएशन क्या रीजन है, क्योंकि ये भी इंटरेक्शन वीक है तो ये ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक हो जाएगी तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा रॉल्ट लॉ से ज्यादा. ठीक है, डन है, ऑलराइट है, ओके. तो अगर मैं यहां से बोलूं आप सभी लोगों के पास पॉजिटिव डेविएशन का जो केस है, यहां पे आप बोलोगे ए बी इंटरेक्शन यहां पे हमारी क्या है, वीक है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ. और कोई भी चीज जब वीक बन रही है तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है, और एनर्जी देने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हो, एंडोथर्मिक. तो डेल्टा एच मिक्सचर ग्रेटर देन 0, और क्योंकि ये टूट गए तो वॉल्यूम चेंज भी ग्रेटर देन 0. ऑलराइट. सो याद भी रखने का तरीका, पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ बढ़ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, और इसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा. ठीक है. वहीं अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो इसका ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है,
जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हुआ और नेगेटिव डेविएशन आपका देखा गया। अब कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और क्योंकि ये टूट नहीं रहा तो वॉल्यूम चेंज भी नेगेटिव। तो नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ डिक्रीज हो रहा है, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड विद द लास्ट टॉपिक ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस। पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन समझने के बाद जनरली आप देखोगे कि जो आपके सिमिलर टाइप लुकिंग सॉल्यूशंस होंगे वो आपके पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल बनेंगे, और जो आपके जहां पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी स्पेसिफिकली एसिड, अमाइंस या CH3 के केस में, वहां पे आपको नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने देखा। अब लास्ट में यहाँ पे आएगा एजियोट्रॉप्स। जब आप दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो अगर उन दोनों लिक्विड्स का कॉम्पोजिशन लिक्विड फेस में विच वाज XAXB एंड वेपर फेस में विच इज YAYB, अगर ये दोनों कॉम्पोजिशन सेम है, ठीक है, अगर ये दोनों कॉम्पोजिशन सेम है तो इन सॉल्यूशंस को आप लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो, और इन लिक्विड्स को ही आप बोलते हो एजियोट्रॉप्स। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर आपने A और B लिक्विड मिक्स किया तो अगर हो सकता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है A का वो 80 डिग्री है और B का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, ठीक है, तो इसका जो इवेंचुअली मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो इसी रेंज में आना चाहिए। लेकिन अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा आ जाए, दैट मीन्स वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाने लगेगा। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 80 से कम आ जाए तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। अब इसका रीजन भी इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। अगर जो तुमने AB इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग बना दी थी, किसके केस में, नेगेटिव डेविएशन में, तो वो सभी बना रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अचानक से स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। अगर AB इंटरेक्शन आपकी वीक हो गई तो वो बनाएगा आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग, मेरे पास दो टाइप के एजियोट्रॉप्स है, दोनों के डिफरेंशिएशन याद रखना। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका रीजन डेफिनेटली AB इंटरेक्शन वीक है, ठीक है। तो AB इंटरेक्शन वीक किस में थी, पॉजिटिव डेविएशन। तो जितने भी पॉजिटिव डेविएशन के केसेस हैं वो सभी बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो आपका ऑब्वियसली AB इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा और ये बनाएगा आपका नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। दिस इज गोइंग टू फॉर्म योर नेगेटिव डेविएशन। तो यहां से आपको ये दोनों बातें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी एप्लीकेबल है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली वो प्रॉपर्टीज हैं जो केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंडेंट है और किसी चीज पर ही आपकी डिपेंडेंट नहीं होती। और हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सो विच आर द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? सबसे पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर। आइए सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को विजुअली समझते हैं। ओके, तो समझते हैं सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसमें क्या होता है, तुमने एक लिक्विड लिया A, इसमें तुमने सॉलिड डाला B, ठीक है। जब तक लिक्विड में तुमने सॉलिड नहीं डाला था तो जो प्रेशर था, वेपर प्रेशर था, वो लिक्विड का था विच वॉज P0A, लेकिन जो सॉलिड होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब वो वेपर फेस में नहीं जाएगा। तो जब तुमने A के अंदर B को मिक्स किया तो जब अब पार्टिकल्स जो ऊपर जा रहे हैं वो भी A के ही हैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली कम है। क्यों? क्योंकि सरफेस पे अब B भी है और B नॉन वॉलेटाइल है। तो जो नॉर्मल A था, प्योर A था, वहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर थे, लेकिन मिक्सचर में कम मॉलिक्यूल्स ऊपर है। तो जो नॉर्मल सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर P0A है, लेकिन जो मिक्सचर में ऊपर वेपर प्रेशर है उसे हमने PA बोला, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हुए तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर भी कम हुआ और इसी को बोला गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जब भी तुम सॉलिड को लिक्विड में डालते हो तो वेपर प्रेशर कम होता है, जिसको आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हो। और वो क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड नॉन वॉलेटाइल होता है और वो वेपर फेज में नहीं जाता। अब इसका फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है, तो आओ इसके फॉर्मूले को डिटेल में लिखिए। तो अभी अभी आपने ये बात देखी कि अगर आपके पास एक लिक्विड है तो लिक्विड वॉलेटाइल है, तो इसका जो ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर फेज में चले जाएंगे। लेकिन अगर इसी लिक्विड में मैंने सॉलिड डाला, ठीक है, तो अब सॉलिड नॉन वॉलेटाइल है, सॉलिड के पार्टिकल्स ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो टेक्निकली यहां पे जो वेपर प्रेशर था वो P0A था विच वॉज प्योर सॉल्वेंट का, लेकिन यहाँ पे सॉलिड भी है तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो केवल PA का है, लेकिन मॉलिक्यूल्स आपके कम हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे आपके सॉलिड भी मॉलिक्यूल्स है और सॉलिड नॉन वॉलेटाइल है,
तो वो वेपर फेस में जाता नहीं है, और जाता नहीं है तो मॉलिक्यूल्स ऊपर कम हो जाते हैं। तो रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, P0A बड़ा हुआ, PA छोटा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि तुमने सॉलिड डाला, और सॉलिड क्या है? नॉन वोलेटाइल। तो इसी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज P0A माइनस PA, इतना कम हुआ। P0A में से ये माइनस करा, इतना कम हुआ। रिलेटिव लोअरिंग, इसको ओरिजिनल से डिवाइड भी करा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, और ये आपकी होती है पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक प्योर सॉल्वेंट में डालोगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, और इसी को आप क्या बोल देते हो? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, P0A माइनस PA बाय P0A इज इक्वल टू XB। नाउ XB क्या होता है? NB अपॉन Na प्लस NB। अब क्योंकि मैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रही हूं तो Na इज वेरी मच ग्रेटर देन Nb, तो मैं इसे नेग्लेक्ट भी कर सकती हूं, तो ये हो जाएगा Nb अपॉन Na। ठीक है, और अगर आप इसे मोल्स के टर्म्स में लिखो तो Nb क्या होता है? WB बाय MB, और अगर Na से डिवाइड किया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो इट इज गोइंग टू बी Ma बाय WA। तो अगर आपसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकलवाए तो आप Mb को निकाल रहे होगे। तो आपको जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? रिलेटिव lowering of vapor pressure is equal to P0A minus PA by P0A, which is equal to NB by Na। ठीक है, अगर केवल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछे तो वो किसके बराबर है? P0A माइनस PA, तो P0A इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, P0A NB by Na। अगर केवल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछे तो वो कितना है? PA, और अगर P0A को उधर ले जाओगे तो P0A कॉमन लेके बन सकता है 1 माइनस NB बाय Na। तो ये सारे फॉर्मूलेस हैं, अगेन सारे मेन फॉर्मूले से निकल के आए, जहां पे P0A आपका क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। PA क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ योर सॉल्वेंट। ठीक है, सो फॉर्मूला अपने को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, रीजन भी समझ में आ गया क्योंकि सॉलिड नॉन वोलेटाइल था, इसीलिए वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। ऑल राइट, नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जरा समझ के आओ एलिवेशन क्यों हुआ? तो ये वाली प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई। अब इसके बाद आती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि प्रॉपर्टी कहती है जब भी तुम एक सॉलिड को लिक्विड में डालते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों मैम? क्योंकि जब तुम सॉलिड को लिक्विड में डालोगे तो वेपर प्रेशर कम हुआ, और वेपर प्रेशर कम होने की वजह से इसको और टेम्परेचर देना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए, यानी कि क्योंकि वेपर प्रेशर कम हुआ इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और इसी प्रॉपर्टी को बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो सॉलिड को लिक्विड में डालने से हमेशा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसका फॉर्मूला और ग्राफ आपको आना चाहिए। तो आपने देखा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हुआ क्योंकि आपने सॉलिड को डाला। अभी यहाँ पे मेरा जो वेपर प्रेशर है P0A प्योर सॉल्वेंट का, लेकिन यहाँ पे जो मेरा वेपर प्रेशर है वो है PA दैट इज ऑफ योर सोल्यूशन। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब आपके मिक्सचर या सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है दोनों ही केस में, तो ऑब्वियसली ये प्रेशर डिक्रीज हुआ है, आपने देखा है क्योंकि सॉलिड आपने डाला। ठीक है, तो इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा क्योंकि छोटा है इन कंपैरिजन टू दिस। अगर इसको 100 डिग्री पे ये आपका बॉयल हो गया तो ये 101 डिग्री पे होगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम है तो इसे ज्यादा टेम्परेचर डेफिनेटली देना पड़ेगा। इसी को बोला गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कितना एलिवेशन हुआ? सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट विच इज 1 डिग्री, ये आपका एलिवेशन हुआ। ये एलिवेशन क्यों हुआ? क्योंकि सॉलिड इन लिक्विड जैसे ही आपने डाला आपका वेपर प्रेशर कम हुआ और इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, सो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को अगर आप ग्राफ से समझो, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, अगर ये मेरा 1 atm है प्रेशर, अगर आप सॉल्वेंट को बॉईल कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। यहां पे अगर ये 1 atm हुआ तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है T0B, किसका? सॉल्वेंट का। अब सॉल्वेंट में सॉलिड डाला तो उसका वेपर प्रेशर कुछ कम हुआ होगा, अब इसे भी तुमने हीट किया तो ये भी बड़ा 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 बड़ा, यहां पे जाके ये 1 atm टच किया तो ये जो टेम्परेचर होगा ये इसका बॉइलिंग होगा TB सॉल्यूशन का। तो क्लियरली आपने देखा कि वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हुआ सॉलिड डालने से, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, और इसी को डेल्टा TB का। ठीक है, सो व्हाट इज डेल्टा TB? TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सो डेल्टा TB वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। डेल्टा TB कांस्टेंट आया यहां से KBM,
Kb is the ebuloscopic constant. So the formula becomes Tb minus T naught B equals to Kb, और मोलालिटी का फॉर्मूला आपको पता है Wb by Mb into में 1000 अपॉन में WA. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, जहां पे Tb इज द सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और T नॉट B इज वाटर, या मैं बोलूं प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, फॉर वाटर T नॉट B इज 100 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है वाटर के लिए, या फिर आप इसे केल्विन में लिखो तो 373.15 केल्विन. ठीक है, तो वाटर का आपको ये क्लियरली यहां से पता भी चल गया है. अब तीसरी प्रॉपर्टी इसी से जुड़ी हुई है, विच इज योर फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है? डिप्रेशन. आओ समझो कैसे. तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट. अब फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब तुम्हारा सॉलिड और लिक्विड फॉर्म किसी भी सॉल्वेंट की कोएग्जिस्ट करे. तो मतलब तुमने उसे फ्रीज करना शुरू किया और जैसे ही वो फ्रीज होगा, मतलब अभी वो लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, उसको बोलोगे फ्रीजिंग पॉइंट. अब जब तुम एक सॉलिड को लिक्विड में डालोगे तो डेफिनेटली नॉर्मल से जो आपका प्रेशर है वो कम हुआ होगा, और प्रेशर कम हुआ होगा तो कहीं ना कहीं उसको जो फ्रीज करने में टेम्परेचर लगेगा वो थोड़ा और ज्यादा लगेगा. तो यहां से एक रिलेशनशिप भी तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि सॉलिड को लिक्विड में डालोगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा, और जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा. तो ये तीनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. आओ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को एक बार फॉर्म में डायरेक्टली समझते हैं ताकि इसका फॉर्मूला आपको क्लियर हो. तो आपने क्लियरली देखा फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब आपका सॉलिड और लिक्विड स्टेट कोएग्जिस्ट करेगा. अगर इसे भी आप ग्राफ से समझो, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, मैं पहले जो मेरा सॉल्वेंट है उसे फ्रीज कर रही हूँ, है ना. टेम्परेचर कम करने से डेफिनेटली आपका प्रेशर कम होगा. तो ये आपने सॉल्वेंट का ग्राफ बनाया, टेम्परेचर कम किया, यहाँ पे हो सकता है वो फ्रीज होना शुरू हुआ और यहाँ से फ्रीज हुआ. तो यहाँ पे आपका लिक्विड फॉर्म में है सॉल्वेंट, और यहाँ पे आपका सॉलिड फॉर्म में है, फ्रीज हो गया, ये सॉल्वेंट है, और यहाँ पे फ्रीज हुआ तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है विच इज T नॉट F. ठीक है, अब तुमने इसी सॉल्वेंट में सॉलिड डाला तो इसका प्रेशर कुछ कम हुआ ही होगा, ऑब्वियस सी बात है. अब इसको फ्रीज करना शुरू किया तो ये फ्रीज हो रहा है, यहाँ पे जाके टच किया तो ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा इसका TF. ठीक है, तो ये आपका हुआ डेल्टा TF, क्योंकि वेपर प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हुआ. तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करने से फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हुआ. सो व्हाट इज डेल्टा TF? बड़ा वैल्यू क्या है यहाँ पे? अगर मैं बोलूँ ये आपका सॉल्वेंट का है और ये आपके किसका है, दैट इज T नॉट F ये है, और वो आपका ये, तो T नॉट F बड़ा वैल्यू है तो T नॉट F माइनस TF. ठीक है, सो डेल्टा TF इज ऑल्सो अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. सो डेल्टा TF इज ऑल्सो इक्वल टू KFM. ठीक है, राइट. तो यहां से आपका डेल्टा TF क्या है? T नॉट F माइनस TF इज इक्वल टू KF इज अगेन कायरोस्कोपिक कांस्टेंट WB बाय MB इंटू में 1000 अपॉन में WA. ठीक है, तो यहां पे आपको फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा. एंड अगर मैं यहां से बोलूं तो T नॉट F क्या होगा? इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, राइट है. वाटर के लिए T नॉट F कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर से आप 273.15 केल्विन कहे. तो ये फॉर्मूला हमें क्लियर होना चाहिए फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और रीजन भी क्लियर होना चाहिए क्यों ये डिक्रीज हुआ. तो हमने क्लियरली बोला जब भी आपने सॉलिड को लिक्विड में डाला वेपर प्रेशर कम हुआ, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा और फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ. तो फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर. आई होप ये तीनों फॉर्मुलेज आपको यहां तक क्लियर हुए. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसके बारे में आप जल्दी से देखो कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है. तो इसके साथ आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को खत्म करते हैं विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर. बट उससे पहले ऑस्मोसिस समझना है. ऑस्मोसिस में सिंपली तुम्हारे पास दो लिक्विड्स है, ठीक है, हो सकता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन पे हो, एक हाई कॉन्सेंट्रेशन पे हो, दोनों को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट आउट करोगे. ऑस्मोसिस में सिंपली सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इस मूवमेंट को रोकने के लिए जो तुम प्रेशर लगाते हो सॉल्यूशन की साइड, उसी को बोलते हो ऑस्मोटिक प्रेशर. सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर व्हिच यू आर अप्लाइंग टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. आइए इसका फॉर्मूला भी समझते हैं और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन. तो आपने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस से जुड़ा है ना. अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूं तो फॉर एग्जांपल मेरे पास सॉल्वेंट है और मेरे पास सॉल्यूशन है. ऑब्वियसली सॉल्वेंट में सल्यूट नहीं है ना, सल्यूट की मात्रा यहाँ पे कम है क्योंकि है ही नहीं, और सॉल्यूशन में सल्यूट की मात्रा ज्यादा है क्योंकि मैंने सल्यूट ऐड किया. ठीक है, सो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम
लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी? सोल्यूशन की, क्योंकि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन सल्यूट पे मैटर करती है। लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन है किसकी? सल्यूट की भी, सल्यूट वहां पे नहीं है, यहाँ पे है। अच्छा, अगर मैं सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बोलूं तो सॉल्वेंट वहां पे ज्यादा है, क्योंकि वहां पे भी सल्यूट नहीं है, तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में होगी हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन। अगर वेपर प्रेशर के टर्म में बेटा बोलूं तो वेपर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड अभी ऐड ही नहीं हुआ है, तो वेपर प्रेशर के टर्म में भी हाई टू लो। तो ये सारी डेफिनेशन वैलिड है, बट बाय डिफॉल्ट मैं लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन बोलती हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैं सोल्यूशन के टर्म्स में ऑस्मोसिस को डिफाइन करती हूँ। ठीक है, सो इट्स बेसिकली द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा कि आप सभी लोग इसे ये भी बोल सकते हो कि आप डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मूव कर रहे हो, ये भी कह सकते हो। अब इस प्रोसेस को रोकने के लिए सोल्यूशन की साइड पे जो तुम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हो उसे ही बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको आप पाई से शो करते हो। ठीक है, सो ऑस्मोसिस इज द इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन व्हेन द टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो एक्स्ट्रा प्रेशर है इसी को आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हो, जिसको पाई से शो करते हो, जिसका फॉर्मूला है CRT, जहां पे C है कॉन्सेंट्रेशन विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इंटू R इंटू T, जहां पे R क्या है मेरा? गैस कांस्टेंट। ठीक है, सो R का वैल्यू आप जनरली 0.0821 लेते हो अगर आप ATM में निकाल रहे हो, है ना, 0.083 लेते हो अगर आप बार में निकाल रहे हो, ठीक है, 8.314 लेते हो अगर आप किलो पास्कल में निकाल रहे हो। ठीक है, सो ये फॉर्मूला मेन आपको याद रखना है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ठीक है, लास्टली यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और आपको याद रखनी है। सबसे पहले, अगर दो सोल्यूशंस का प्रेशर सेम रहता है तो उसको आप एक आइसोटोनिक सोल्यूशन का नाम दोगे। अगर दो सोल्यूशंस का प्रेशर सेम है तो उनको आप आइसोटोनिक सोल्यूशन का नाम दोगे। ठीक है, व्हाट अबाउट अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन? हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, अब याद रखना जो हमारी ब्लड सेल है ना, वो आइसोटोनिक है 0.9 W/V% एक्वस इनिशियल सोल्यूशन के। तो अगर ये कंसंट्रेशन में आपने ब्लड सेल को रखा तो उसका जो प्रेशर है सेम रहेगा और कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने इसी ब्लड सेल को जिसका 0.9% W/V सोल्यूशन है, इसको आपने एक ऐसे सोल्यूशन में रखा जिसका कंसंट्रेशन 1% है, मतलब ज्यादा हो गया, अंदर 0.9 है, यहाँ पे 1 है, तो मूवमेंट होगा, ऑस्मोसिस होने लगेगा। लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो अंदर है तो लो से हाई ये बाहर निकलने लगेगा इसका जेल, तो ये सेल क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। क्यों? ऑस्मोसिस हो जाएगा क्योंकि। अच्छा, अगर बाहर वाला जो सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो आप इसे एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन कह सकते हो। तो एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आपका जो सेल है वो क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मेरे पास एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ये तो 0.9 है, बट मैंने इसे 0.4% सोल्यूशन में रखा, तो फिर से मूवमेंट होगा क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस आ गया, लो से हाई मूवमेंट होगा, तो ये आपका अंदर चला जाएगा। तो सेल क्या कर जाएगा? सेल विल स्वेल अगेन बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। अब बाहर कंसंट्रेशन कम है तो ऑब्वियसली प्रेशर भी कम होगा, और अगर प्रेशर कम है तो इसको आप एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहोगे। तो एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल क्या कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई कि आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है और हाइपोटोनिक क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरली आप यूज करते हो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर को आप रूम टेम्परेचर पर ही निकालते हो। ऑल्सो ऑस्मोटिक प्रेशर में हम मोलैरिटी एज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करते हैं, जो कि फेवर्ड है इसको यूज करने के लिए। ठीक है, लास्ट पार्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में सिंपली हमें क्या बात याद रखनी है? यहां पे आप एक प्रेशर लगा दोगे ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा। ठीक है, किस साइड? सोल्यूशन साइड। ठीक है, तो अगर ऐसा आपने किया और ये मेरा सॉल्वेंट था और ये मेरा सोल्यूशन था, तो आपने सोल्यूशन साइड पे एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, तो मूवमेंट उल्टी होने लगेगी। अब सोल्यूशन से चीजें सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेंगी, तो मूवमेंट होने लगेगी हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसी प्रोसेस को आपने बोला रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आप कहां कहां यूज करते हो? पहला, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज कर देते हैं, या फिर डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में भी यूज कर देते हैं। ठीक है, सी वाटर।
तो यहाँ पे मेनली आप इसका इस्तेमाल कर रहे होगे। तो आई होप आपको ये चारों टर्म्स यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, वो है सल्यूट का नेचर। जरा एक बार समझ के आओ कि सल्यूट के नेचर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे डिटरमाइन करेंगे। ओके, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट कंसेप्ट जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है, वो है आप लोग जो सॉलिड ले रहे हो आप उसका नेचर भी तो चेक करोगे। अब अगर ये सॉलिड जो तुमने लिक्विड में डाला अगर ये पानी में टूट गया तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। और अगर ये फॉर एग्जांपल पानी में जाके एसोसिएट कर गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर गया, जैसे कि एसिड कर जाता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी। तो यानी कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आप नेचर ऑफ सॉल्यूट कंसिडर करें, क्योंकि अगर आप ये कंसिडर नहीं करते हो तो आपका जो फॉर्मूला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का उससे आपको गलत आंसर मिलेगा। और इसको करेक्ट करने के लिए आपने यूज किया फाइनल टर्म व्हिच वाज वेंट हॉफ फैक्टर। तो आइए समझते हैं वेंट हॉफ फैक्टर क्या है और क्या इसका रेलेवेंस है, क्योंकि इसके बिना आपका सारे क्वेश्चंस अधूरे हैं। इसको करिए। तो आपने देखा कि सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सॉलिड टूट गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। अगर सॉलिड आपका जुड़ गया, एसोसिएट कर गया, तो वहां पे आपके पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी। तो यहां पे मुझे देखना है कि अगर मेरा सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है तो वो डिसोसिएट या एसोसिएट करेगा, है ना। जैसे NaCl टूट जाएगा, KCl टूट जाएगा, एसिड्स आपके जुड़ जाएंगे। तो यहां पे आप ये बोलोगे कि मॉलिक्यूलर मास भी चेंज होगा, ठीक है। अगर डिसोसिएट कर गया जैसे NaCl है तो ऑब्वियसली इसके आयंस बढ़ जाएंगे। और नंबर ऑफ मोल्स किस पे डिपेंडेंट है, W/m के। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़े तो मॉलिक्यूलर मास कम आएगा कंपैरेटिवली, जो आना चाहिए था एग्जैक्टली। अगर ये एसोसिएट करा जैसे कि CH3COH के दोनों मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना देंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। और नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए तो मॉलिक्यूलर मास, अगर नंबर कम हुआ तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास आपका बढ़ा या घटा बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होने की वजह से, इसी को आपने क्या बोला, abnormal molecular mass. So molecular mass which is either higher or lower than the expected value, इसको आप क्या बोलते हो, abnormal molecular mass, जो कि डेफिनेटली हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि इससे हमारे को एक एरर मिल रहा है। हमारे पास हमने एक NaCl डाल के मोलालिटी निकाली और हमने बोला कि यहाँ से डेल्टा टी भी 1 डिग्री आना चाहिए, बट क्योंकि अंदर जाके टूट गया तो आपका मोलालिटी चेंज हो गया, तो डेल्टा टी भी हो सकता है 2 हो जाए। तो एक एरर है, आपने जो कैलकुलेट किया और जो आपने ऑब्जर्व किया दोनों में एक एरर है, और इस एरर को सही करना बहुत जरूरी था। तो इसको सही करने के लिए जो पिक्चर में आया वो था आपका वेंट हॉफ फैक्टर, जिसको आप I से शो करते हो। और इसके 3 फॉर्मूले हैं। पहला, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अबाउट अपॉन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। दूसरा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आखिरी है नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, और हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, आपने सल्यूट देखा तो ये टूटा, तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर, बाद में 2 आयंस, पहले एक आयंस 2 हुआ। अगर आपने K2SO4 लिया तो ये भी टूटा 2K पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में, तो यहाँ भी नंबर ऑफ आयंस कितने आए, 3। अगर आपने 2 मोल्स ऑफ CH3COOH लिए तो ये जुड़ गया, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स अंदर जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और जुड़ जाते हैं। तो ये आपने पहले 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, बाद में एक, तो 1/2, यानी कि आंसर हुआ 0.5। सो वेंट हॉफ फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखोगे कि जब भी मैं बात कर रही हूँ तो मेरा पास जो वेंट ऑफ फैक्टर है, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि शुगर्स, तो उसमें तो टूटेगा नहीं, तो वेंट ऑफ फैक्टर 1 ही रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है तो वो डिसोसिएट भी कर सकता है और एसोसिएट भी कर सकता है। अगर वो डिसोसिएट किया तो वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, और एसोसिएट किया तो वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा लेस देन 1 रहेगा, ठीक है। तो यहीं से आपकी फाइनल फॉर्मूला जो बनेगा सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, वो क्या बनेगा, पहला फॉर्मूला बनेगा P0A माइनस PA बाय P0A इज इक्वल्स टू INB, ठीक है, दैट इज NB बाय NA, या IXB भी बोल सकते हो। दूसरा, डेल्टा TB इज ऑल्सो इक्वल टू IKBM, ठीक है। डेल्टा TF भी बोल सकते हो इज इक्वल टू IKFM, और पाई भी बोल सकते हो इज इक्वल टू ICR, ठीक है। ये फाइनल फॉर्मूलेज हैं जो आप लोगों को लास्ट में याद रखने हैं, जहां से क्वेश्चन आपका बन रहा होगा।
फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आई होप आपको चारों फॉर्मूलेस क्लियर हैं। तो यहाँ से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। आपको ये समझ में आ जाता है कि गैस एंड लिक्विड में हेनरी लॉ लगेगा, लिक्विड एंड लिक्विड में आपका रॉड लॉ लगेगा, और सॉलिड एंड लिक्विड में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लगेंगे, और उनके चारों फॉर्मूले मुझे क्लियर होने चाहिए। अब अगर आप चाहते हो कि इस पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवा दूं, क्योंकि डेफिनेटली थ्योरी करना जरूरी है बट क्वेश्चंस करना और भी जरूरी है, बट एक बार थ्योरी गो थ्रू करना जरूरी है। तो इसकी जो नोट्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप लोग को मिल जाएगा, नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा और इस चैप्टर को गो थ्रू कर लेना। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बचे हुए चैप्टर्स के ऐसे ही डिटेल वीडियोस बना सकूं और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को इजी कर सकूं। ठीक है, बाकी जैसे कि मैंने बोला कि आप सभी लोग मेरे साथ पढ़ सकते हो, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अड्डा 247 पे जाके CUET का महापाक, जिसमें आपकी क्लास 12 और CUET दोनों की प्रिपरेशन एक ही जगह हो जाती है। और ज्वाइन करने के लिए आप यूज कर लीजिएगा कोड Y513। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया और इससे ये चैप्टर आपके लिए इजी हुआ। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बचे हुए चैप्टर का वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल रहा होगा।